सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 17वें। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि भारत का जो संविधान है वह इनमें से किसको मान्यता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 मान्यता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन है जो कि राज्य सूची में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सुरक्षा। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया जाता है। ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ सरकार और संघीय संसद की अनन्य अधिकारिता है और राज्य सूची पर राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की अधिकारिता है तथा अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों की अधिकारिता है। और बात करें दोस्तों कृषि, जेल और सिंचाई, ये तीनों जो हैं दोस्तों ये राज्य सूची के विषय हैं जबकि सुरक्षा संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार को प्रविष्ट कराने के लिए इनमें से किन रीटों को जारी किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में 5 रीटें जारी करता है। और कौन कौन से हैं तो यह है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, इसके अलावा है दोस्तों अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ये सभी रीटें मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने हेतु ही जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। आपको बताना है जो याचिका होती है परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च न्यायालय द्वारा। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा तथा अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं या रिट जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना जो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी ए तथा बी यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आपको मैंने बताया दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व है जो स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु बंदी, प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण व प्रतिषेध की रीटें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाती है। इनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का संबंध व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को सुनिश्चित करने से है। इसमें अवैध रूप से बंदी व्यक्ति को सरसीर उपस्थित करने का आदेश न्यायालयों द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का निरूपण
किस स्थान के लिए किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। आपको बताना है जो संविधान का भाग 4 है उस किसके बारे में बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बता दें कि भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में है और इसके प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 तक में समाहित है और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसी चीज है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी के.टी. शाह ने। बता दें कि के.टी. शाह ने ही कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी प्रशासन की नीतियों का निर्देश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? आपको बताना है इनमें से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 39A। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A है वो राज्य को निर्देशित करता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो भारतीय प्रशासन पर इनमें से किस तत्व का प्रभाव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन आदि सभी का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी पुरुषों और महिलाएं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। आपको बता दें दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह और समानता का अधिकार और विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार यह सभी मौलिक अधिकार हैं और सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। आपको बताना है इनमें से कौन अधिकार को भारतीयों को प्रदान किया गया 2010 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। यह बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा अधिकार गारंटी प्राप्त नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों ये तीनों ही जो हैं वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। बात करें पहले की तो प्राइमरी स्तर की शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के रूप में उपलब्ध करानी होगी और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है
वह बाल कलाकारों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु निर्धारित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बताया दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, लेकिन बाल कलाकारों को इसके बाहर रखा गया है और माता पिता की सहमति से बच्चे किसी भी उम्र से इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, आपको बताना है इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शोषण के विरुद्ध। आपको बता दें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार है और इसको अनुच्छेद 24 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएं जो मूल कर्तव्य का वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 51A। बता दें कि मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो 51A में किया गया है और वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अधिकार है जो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्वाचित होने का अधिकार। आपको बता दें कि जो निर्वाचित होने का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं और इस अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक चुनाव में निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? आपको बताना है कि जो ये 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, इसका प्रावधान किया गया है उसका संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद एवं विधानसभा। बता दें कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है संसद एवं राज्य विधानसभाओं से संबंधित है और महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए 108वां संविधान संशोधन संसद में अभी लंबित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको बताएं जो चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद है वह किसे इंगित करने के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेस तथा स्वतंत्रता समाचार पत्र न्यूज़पेपर। बता दें दोस्तों कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा स्वतंत्र प्रेस व समाचार पत्र। और प्रेस तथा समाचार पत्रों को आधुनिक उदार लोकतंत्र में 4th स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। आपको बताना है जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है उसको कराने का निर्णय कौन लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य सरकार द्वारा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है। आपको बताना है जो खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशासनिक प्राधिकरण। आपको बता दें खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है और ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतया निम्न समितियां नियुक्त की जाती हैं। कौन कौन से हैं? तो कार्य समिति है, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएं जो पंचायती राज होता है उसका सबसे छोटा अंग कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्राम पंचायत, जो कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। और भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएं जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। अभी भी इसके पहले मैंने आपको बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 40। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।